है सर। लीला गलल्लुलल्लोल कालव्याल विलासिने गणेशाय नमो नील कमलामल कांतये गणेशाय नमो नील कमलामल कांतये। इग्नू के इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में मैं ऑनलाइन काउंसलिंग में डॉक्टर राजा पाठक आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं इग्नू के रीजनल डायरेक्टर सर UN त्रिपाठी सर को, जिनके निर्देशन में यह कार्य जो है यह पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है, तथा मैं पुनः पुनः धन्यवाद देता हूं संजय कुमार सर का कि जिनके सफल निर्देशन में, जिनके समन्वयन में ये सारी कक्षाएं जो है निर्विघ्न रूप से संपादित हो रही हैं। आज विलंब के लिए मुझे जो है खेद है, क्योंकि बनारस में ट्रैफिक की स्थिति आप सभी अगर जो बनारस हो चुके हैं वो जानते होंगे कि यहाँ ट्रैफिक पार करना जो है एक बड़ा चैलेंज है। और फिर भी मैं जैसे ही यथाशीघ्र पहुंचा हूं, तुरंत मैं सबसे पहले आप सभी से जो है जुड़ा। तो आज हम जिन विषयों को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज थोड़ी सी मैं आपसे एक बात की चर्चा यहीं से आरंभ करूंगा कि जो MJY 001 हम जो पढ़ रहे हैं, आपको बताऊं इसका जो है इस पूरे पुस्तक का नाम भारतीय ज्योतिष का परिचय एवं ऐतिहासिकता है। और जानते हैं कि यह जो संपूर्ण पुस्तक है यह ज्योतिष शास्त्र के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जो है प्रकाश डालती है। और इसमें ज्योतिष शास्त्र के कितने स्कंद हैं, क्या इसका विस्तार है, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है। अगर आप MJY 002 को उठा करके देखेंगे, जहां हम जो है काल के अवयवों पर विचार करेंगे, तो वह अपेक्षाकृत ज्यादा समझने लायक है और जहां ज्यादा आपको श्रम करना पड़ेगा। तो मैं अगर एक जो है आज के लेक्चर में इस मतलब ज्यादातर विषयों को कवर करते हुए आगे चलूंगा, और इसके साथ ही मैं एक लेक्चर का या एक व्याख्यान का या एक काउंसलिंग की मैं जगह इसकी बचा के रखूंगा कि अगर आप स्वयं से भी इसको पढ़ते हैं और नहीं समझ में अगर कोई बात आती है, तब हम उसको किसी एक दिन एक सत्र में जो है उस पर विचार अच्छे से करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने जो है ज्योतिष शास्त्र के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा है। फिर ज्योतिष शास्त्र का आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि ज्योतिष शास्त्र का हमारे दैनिक जीवन से, हमारे जो है सामाजिक परिप्रेक्ष्य से क्या सरोकार है, कैसे जो है ज्योतिष हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़, किस प्रकार से जो है ज्योतिष हमारे दैनिक जीवन के विविध पहलुओं से जुड़ता है, और कैसे यह जो है ज्योतिष एवं जो है आयुर्वेद का यानी मानव स्वास्थ्य का संबंध है, किस प्रकार से ज्योतिष एवं पर्यावरण का संबंध है, किस प्रकार से जो है इन तमाम तथ्यों को ज्योतिष में प्रतिपादित किया गया है, इन सभी विषयों को हम जानेंगे। लेकिन मुझे जो एक बात समझ में आई, जो कि पिछली बार भी मैं काउंसलिंग ले रहा था, उस काउंसलिंग की कक्षा में एक बात आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सिद्धांत ज्योतिष एवं काल यानी MJY 002 का जो भाग है वह अपेक्षाकृत कठिन है। क्यों कठिन है? कठिन है इन द सेंस, इस सेंस में कि आपको समझने के लिए थोड़ा श्रम करना पड़ेगा। कठिन और आसान के बीच में एक छोटे से लाइन का फासला होता है। मैं आपको बताऊं, अगर आपको समझ में आ जाता है तो आसान है, और नहीं आता है तो कठिन है। तो समझने के लिए आपको थोड़ा श्रम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप, मुझे लगता है कि ज्योतिष शास्त्र के जो है फलित वाले विभाग से ज्यादा आप परिचित होंगे, और गणित वाले यानी सिद्धांत वाले स्कंद से भी जहां तक परिचित होंगे, वह जो है आप कुंडली का जो हिस्सा है उसको इष्टकाल निकालना, भयात भवोग निकालना और चंद्र स्पष्ट करना जानते होंगे। लेकिन जिस तथ्य की हम लोगों ने बात की थी पहले लेक्चर में, आपको बताया था कि भास्कराचार्य जी कहते हैं करतल कलिता मलकवत दमलम सकलम विदंती ये गोलम, कि जो हाथ पर रखे हुए आंवले के समान इस ब्रह्मांड को देखता है, तो आखिर वो देखने की शक्ति कहां से आती है, आपको कैसे इस ब्रह्मांड को आप समझते हैं, इसके लिए आपको गोल को समझना जरूरी है। गोल को समझना जरूरी है इन द सेंस कि आपको आकाशीय मैपिंग का सिस्टम क्या है, कैसे प्राचीन जो हमारे ऋषि थे वो इस पूरे ब्रह्मांड को एक जो है मैप के थ्रू बनाते थे, कैसे जो है आकाशीय, जहां आपको कोई त्रिभुज नहीं दिख रहा है वहां आकाशीय ट्रेंगल्स का निर्माण करके, वहां क्षेत्रों का निर्माण करके और ग्रहों के स्पष्ट मान को ले आ रहे हैं। तो मुझे लगता है दूसरी बात, क्योंकि यह पूरा जो एस्ट्रोनॉमिकल मैपिंग है वह आपके मात्र एक यूनिट यानी एक इकाई में है।
दूसरा जो है कि जहां हम बात करते हैं ग्रहों के स्पष्ट संस्कार की, जिस पे हम आपसे चर्चा कर रहे थे कल, तो ग्रहों के स्पष्टीकरण के लिए जो आचार्यों ने निर्देश दिए हैं, जो पद्धति बताई है, जो प्रक्रिया बताई है, वह प्रक्रिया भी थोड़ी मतलब जो है जटिल है। तो उस प्रक्रिया को भी समझने के लिए हमें समय लगाना होगा। तो मुझे लगता है कि लगभग 2 लेक्चर्स आपको ग्रह स्पष्टीकरण में और मिनिमम 2 लेक्चर्स आपको गोल के लिए चाहिए होंगे। इसी के साथ अगर हम समय अगर यहां बचाते हैं, यानी कि थोड़ा अगर आप स्वाध्याय करें, स्वाध्याय किसका, तो आगे के जो 1-2 यूनिट है जिनको हम आज थोड़ा सा स्पीडली निकालेंगे, आप एक बार बिल्कुल उन्हें सहजतया देखेंगे कि कैसे ज्योतिष एवं पर्यावरण का संबंध है, हमारे घर के आगे पीछे किनारे कौन से वृक्ष लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए। इसमें कोई समझने में काठिन्य नहीं है, मुझे जहां तक ऐसा लगता है। हो सकता है आपका अपना दृष्टिकोण होगा। तो इसके लिए हम लोग किसी दिन एक दिन समय रखेंगे, लेकिन आज हम ये ज्योतिष शास्त्र एवं जो है आपको पर्यावरण, इस विषय पे चर्चा करेंगे और फिर इसको करते हुए आगे निकलेंगे। और अगली कक्षा के लिए यानी MJY 002 हम जो है अगली कक्षा से पढ़ना आरंभ करेंगे। तो आप सभी से मैं पुनः कहना चाहूंगा कि आप MJY 002 को मतलब अगली कक्षा में उसकी चर्चा होगी, इसलिए उस पर अच्छे से फोकस करके उसको देखेंगे। अब हम सीधा आते हैं कि मानव जीवन का साक्षात संबंध ज्योतिष शास्त्र से कैसे है। आपको मैंने बताया था कि ज्योतिष के विविध अवयव जिनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, जैसा आप देखेंगे, मैंने आपसे कहा था कि पर्यावरण से लेकर के मानव स्वास्थ्य से लेकर के प्राकृतिक आपदा, यहां तक कि हम जिन समयों की गणना यानी जो समय अपने घड़ी में और पंचांगों में हम देख रहे हैं, इन सभी की गणना ज्योतिष के बिना संभव नहीं है। हमने आपसे कहा कि ठीक है, अगर हम समय जानते हैं तो इसमें क्या जरूरत है भाई पंचांग की, हमें क्या जरूरत, हम तो घड़ी देखते हैं। तो हमें यह जानना जरूरी है कि हम जिस मान का व्यवहार कर रहे हैं, यानी जो वैल्यूज हम प्रयोग में ला रहे हैं अपने समय के, वो कौन से वैल्यूज हैं, कौन से मान हैं, कौन से यूनिट्स हैं। तो आपको बताया था कि हमने दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं, प्रतिदिन 4 प्रकार के मानों का उपयोग कर रहे हैं। जो प्रथम मान है वह जो है आपका, जो हम घड़ी में देख रहे हैं प्रतिदिन समय, यह नाक्षत्र मान है। हम जो रविवार, सोमवार, मंगलवार, वार इत्यादि का जो प्रयोग कर रहे हैं, वह यह वार इत्यादि जो है सावन मान से हैं। तीसरा हमने आपसे कहा था कि जो चैत्र वैशाख आदि मास हैं वह चांद्र मास हैं। और चौथा जो हमने आपसे कहा था कि जो हम वर्ष प्रयोग में ला रहे हैं, यह वर्ष जो है सौर वर्ष है। इस प्रकार से इन मानों का साक्षात संबंध हमारे मानव जीवन से है। अब हम आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वह है ज्योतिष एवं पर्यावरण। आखिर पर्यावरण में ज्योतिष की चर्चा या ज्योतिष में पर्यावरण की चर्चा कहां है भाई? क्या आचार्यों ने इस पर भी ध्यान दिया कि कोई शास्त्र हमारे पर्यावरण के संरक्षण में या पर्यावरण के विकास में या पर्यावरणीय विषयों की चर्चा करता है? तो आपको बताऊं कि जो हमारे यहाँ सृष्टि प्रक्रिया है, जब मैं बताना आपको यहां से शुरू करूंगा कि ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत स्कंध के प्रत्येक ग्रंथ में अंत में जो है आपको सृष्टि प्रक्रिया मिलेगी। सृष्टि प्रक्रिया का तात्पर्य है कि यह सृष्टि कैसे बनी, कैसे उत्पन्न हुई। तो जब हम सूर्य सिद्धांत को पढ़ते हैं, आपको मैं बताऊं 2-4 ग्रंथों के नाम मैं आपसे रखूंगा और आप जरूर उन ग्रंथों को देखेंगे। एक तो सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत के जो है भूगोलाध्याय में आप देखेंगे तो वहां पर जाकर के भूगोलाधिकार में वहां पे सृष्टि की प्रक्रिया दी हुई है। वहां भी कहते हैं कि वासुदेव परम ब्रह्म तन्मूर्ति पुरुषः परः अव्यक्तो निर्गुणः शांतः पंचविंशात् परोव्ययः। फिर यहां से वो शुरू करते हैं, फिर कहते हैं हिरण्यगर्भो भगवान ने छंदसि पठ्यते आदित्यो हि आदिभूतत्वात् प्रसूत्या सूर्य उच्यते। तो यहां से आकर के आचार्य आगे बढ़ते हुए पूरे सृष्टि प्रक्रिया को बताते हैं। वो वहां कहते हैं कि अथर सृष्टा मनश्चक्रे ब्रह्माहंकार मूर्तिभित मनसस चंद्रमा यज्ञ सूर्योक्षणो तेज सामनिधि मनसः खम ततो वायु अग्निरापो धराक्रमात् गुणैक वृद्ध्या पंचेति महाभूतानि यज्ञिरे। ये बताते हैं कि भाई जो भगवान ब्रह्मा है, जो परब्रह्म है, उनके जो है क्या होता है, मन से चंद्रमा की उत्पत्ति होती है और जो है आंख से उनके सूर्य की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार से जो है फिर मनसा खम और फिर ततः वायु, फिर अग्नि, फिर आपः, ऐसा क्रम बताते हैं कि मन से जो है आकाश, फिर जो है वायु, फिर उससे जो है जल और फिर उसके बाद से धारा। इन सब में जो एक एक गुणों की वृद्धि से आचार्य ने पूरी सृष्टि प्रक्रिया को बताया। इसके बाद से आपको बताऊं
कि जब पूरी सृष्टि प्रक्रिया को बताते हैं आचार्य, तो सृष्टि प्रक्रिया को बताने के बाद से सिद्धांत शिरोमणि के गोलाध्याय में, ये इस ग्रंथ का भी आप नाम जरूर नोट करेंगे, या नहीं होगा तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग में है आपके जो है, इसको आप पुनः पुनः जो है इग्नू आरसी वाराणसी के जो है यूट्यूब चैनल पे सुन सकते हैं। तो सिद्धांत शिरोमणि के गोलाध्याय में आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे यहाँ जलमंडल का विभाजन, किस प्रकार से स्थल मंडल का विभाजन आचार्यों ने बताया है। यानी आपको आश्चर्य होगा कि भारतीय संस्कृति ही नहीं अपितु भारतीय संस्कृति और संपूर्ण हमारे जो शास्त्र हैं वह मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध को बखूबी समझते थे। आपको जब याद होगा, एक छोटे से प्रसंग की मैं चर्चा करूंगा कि जब बात आती है, एक नाटक है आप सभी जानते होंगे कि जब वहां उसकी एक कथा आई है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है चतुर्थ अंक की कथा है ये, कि जब शाकुंतला की विदाई हो रही है और वहां कहते हैं कि आचार्य जो है बड़ा सुंदर उसका प्रतिपादन करते हैं कि जो शकुंतला है वह बिना पौधों में पानी डाले प्रतिदिन स्वयं पानी नहीं पीती है, और जब वह जा रही है तो उसके आंख से अश्रुधारा समाप्त नहीं हो रहे हैं, और वह जा करके प्रत्येक जो है लताओं को, फूलों को, अपने आंगन के जो है पुष्पों को गले लगाती है। और फिर वहां महर्षि भी कहते हैं कि सर्वैरनुज्ञायताम, कि यह जो है सोयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम, यह शकुंतला जो है अपने पति के घर जा रही है, आप जो है इनको आशीर्वाद दीजिए। तो यहां आप देखें कि कैसा एक जो है संबंध है मानव और पर्यावरण के बीच में, मानव और जो है हमारे प्रकृति के संदर्भ में, जहां हम तदनुभूति कर रहे हैं, जैसा वह जो है अनुभूत कर रहा है वैसा हम अनुभूति कर रहे हैं, जैसा हम अनुभूत कर रहे हैं वैसे हमारी जो है प्रकृति अनुभूति कर रही है। तो इसकी विस्तृत चर्चा करते हुए आचार्य भास्कर सिद्धांत शिरोमणि के गोलाध्याय में पूरे चतुर्दश भुवन, उसका नाम ही उन्होंने भुवन कोश रखा है, और भुवन कोश के अध्याय में चतुर्दश भुवन के संरचना में जलमंडल का विभाजन, स्थल मंडल का विभाजन इत्यादि उसको वो बताते हैं। तदनंतर जब आप आगे बढ़ेंगे तो सिद्धांत तत्व विवेक आचार्य कमलाकर भट्ट कृत जो ग्रंथ है, वहां पर भी आप देखेंगे तो कैसे ये प्राकृतिक आपदाएं हमारे सामने प्रकट होती हैं, इसके कारण पर जो है वहां आचार्य ने चर्चा किया है। तो इस प्रकार से सिद्धांत स्कंध में अगर आप देखेंगे तो हमारे जल मंडल, स्थल मंडल और जो है वायुमंडल का विभाजन, कि किस प्रकार से जो है चार हमारे समुद्र, यानी जो पौराणिक भूगोल की मैं बात कर रहा हूं, जहां चतुसमुद्रा कहते हैं, और चतुसमुद्रा कहने के बाद से किस प्रकार से जो है हमारे स्थल मंडल पर अलग अलग द्वीपों का विभाजन, प्रत्येक द्वीप में जो है एक एक विशिष्ट वृक्षों का विभाजन, और वृक्षों के विभाजन के साथ में किस प्रकार से जो है नदियों का विभाजन आचार्यों ने बताया है। ये आपको सिद्धांत शिरोमणि के भुवन कोश में आपको वहां बताया गया है। अब आती है बात जो है संहिता स्कंध में अगर आप विचारेंगे तो संहिता स्कंध का जो आचार्य वराह मिहिर कृत जो है बृहत संहिता है, बृहत संहिता में आपको वृक्षायुर्वेदाध्याय ही है पूरा, यानी जो है वृक्ष कौन कौन से ऐसे वृक्ष हैं जो मानव जीवन के लिए लाभकर हैं, अत्यधिक लाभकर है, क्योंकि वृक्ष है तो जाहिर सी बात है कि सारे वृक्ष और जो औषधियां हैं वो कहीं ना कहीं उनमें कोई विशेष गुण है, वह हमें मालूम है कि नहीं है, यह एक भिन्न बात है। तो वहां आचार्य कहते हैं कि कौन कौन से जो है वृक्ष आप लगा सकते हैं अपने उद्यान में। तो इसकी चर्चा करते हुए लिखते हैं आचार्य कि अरिष्टाशोक पुन्नाग शिशिराह सब प्रियंगवः मंगल्या पूर्वमारामे रोपड़िया गृहेशुवा, कि अगर सबसे पहले कुछ घर में अपने लगाना है या अपने उद्यान में लगाना है तो जो है आप चार दीवारी में क्या करिए, अशोक हो गया, शिरीष हो गया, पुन्नाग हो गया, प्रियंग हो गया, इस प्रकार के जो वृक्ष हैं इनको आप लगाइए। इसी प्रकार से केवल यहाँ आचार्य इतना ही नहीं कहते, आप वास्तुशास्त्र के यानी वास्तु स्कंध के जो आप ग्रंथ देखेंगे उसमें आचार्य ने बड़े ही सुंदर तरीके से इनको बताया है। बृहत संहिता में जहां जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, वहां कलमी वृक्षों को कैसे आप बनाएंगे, किस प्रकार से जो है आप अच्छे फसल को बना सकते हैं, इसकी चर्चा आचार्य वाराहमिहिर ने बृहत संहिता में की है।
इसी के साथ मैंने आपसे एक ग्रंथ की और चर्चा की है जिसका नाम है कृषि पराशर। तो कृषि पराशर में विभिन्न पौधों के प्रजातियों को लगाने के लिए जो है विधियों का वर्णन आचार्य ने किया। फिर खेती कौन सी ऋतु में की जाए, कौन सा जो है किस प्रकार के अन्न किस ऋतु में बोए जाए, किस ऋतु में जो है कलमी पौधों को लगाया जाए, किस प्रकार से जो है कह सकते हैं कि जो है किस प्रकार के उर्वरक का उपयोग किया जाए, आपको किस खेत जोतने के लिए जो है बैलों की संख्या किस प्रकार से हो, कितने बैलों का हमें उपयोग करना चाहिए और बैलों को किस प्रकार से रखी जाए, इन पशुओं में जो लगने वाली बीमारियां हैं इन पे नियंत्रण कैसे हो, इन सभी विषयों को बताने के लिए आचार्य ने जो है पराशर आपको बताया कि कृषि पराशर ग्रंथ को बताया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि बृहत संहिता का जो दकारगल अध्याय है उसका श्लोक संख्या आप 1 और 2 जब देखेंगे कि धर्म्यम यशस्यम च बदाम्य तो हम दकारगलम ये न जलोपलब्धि, वहां बताते हैं आचार्य कि आपको मैंने बताया था कि जो यह हमारी भूमि है, यह भूमि एक जैसे हम जिसे माता कहते हैं, एक आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे यहाँ जो है सूक्ति है कि माता भूमि ही पुत्रो हम प्रतिज्ञा, और ये भूमि है वह हमारी माता है। नॉट ऑडिबल सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर राजा पाठक सर आपकी आवाज। ये मिस्टर हितेश शर्मा अपना माइक बंद कर लेंगे क्या प्लीज? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जिन्होंने माइक अनम्यूट किया है इस वजह से थोड़ा। मिस्टर अमित वैद्या प्लीज। अब मेरी आवाज श्रव्य है क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी। तो मैं फिर आपसे कह रहा था कि वहां आचार्य जो है इसकी चर्चा करते हैं और इसकी तुलना करते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वह मातृ स्वरूपा है, और जिस प्रकार से हमारे शरीर में हमारे नसों की रक्तवाहिकाएं हैं यानी धमनियां हैं जहां की हमारे शरीर में रक्त जाता है, तो आप देखे होंगे एक डॉक्टर को भी जब रक्त निकालना होता है तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी सुई चुभो दे और उसको जो है पानी चढ़ा दे, ऐसा तो है नहीं। उसे क्या करना होता है, सिराएं पकड़नी होती हैं। तो आचार्य ने जल ज्ञान के लिए यानी कि आचार्य वाराहमिहिर ने बृहत संहिता के दकारगला अध्याय में क्या करते हैं, वहां दकारगल का मतलब होता है उदक अर्गल, उसका अर्थ था जो है उदक अर्गला, यानी जल से संबंधित जो अर्गला सिराएं हैं उनका ज्ञान कैसे करेंगे। तो आचार्य वहां बड़ा सुंदर, आप देखेंगे कभी ये सब पढ़ने लायक ग्रंथ है और आप जरूर अगर ज्योतिष से संबंधित हैं तो इन्हें आप एक बार मनोयोग से पढ़ेंगे। तो वहां दकारगला अध्याय में आचार्य बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कहीं वल्मीक है, वल्मीक मतलब होता है जैसे दीमके जहां होते हैं, तो कैसे पेड़ों के समीप, यानी मान लीजिए जो बबूल का वृक्ष होता है, अगर बबूल के वृक्ष के नीचे अगर जो है दीमक का अगर आवास हो तो वहां नीचे जो है जल की मात्रा होती है। अब इस प्रकार से आचार्य वाराहमिहिर जगह जगह अलग अलग प्रकार के भूमियों के समीप अलग अलग वृक्षों के माध्यम से अलग अलग कीटों के माध्यम से ये बताते हैं कि किस प्रकार से भूमि के लक्षण को हम जानेंगे कि इसके नीचे जल है कि नहीं है। देखिए पर्यावरण से कितना सुंदर एक समन्वय मानव का कि हमें सारे विषय वस्तु हैं वह सारा का सारा हमें जो है हमारी प्रकृति ही इंगित करती है। फिर जो है आप देखें कि एक यहाँ आचार्य ने बताया कि अगर मान लीजिए कहीं जहां एकदम जल रहित देश है, जहां आपको पानी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है यत्र तत्र कहीं भी, लेकिन अगर वहां अगर कहीं जो है जामुन का अगर वृक्ष हो तो जान लीजिए कि उस जामुन के अगर वृक्ष से लगभग 3 हाथ जाएंगे उत्तर दिशा में तो वहां पे जल आपको प्राप्त होगा। वहां आचार्य कहते हैं कि यदि वेतसोम बुरहिते देशे हस्तस्त्रिभिस्ततः पश्चात सार्धे पुरुषे तोयम बहति सिरा पश्चिमा तत्र। कितना सुंदर वहां बताई आचार्य ने विधि। तो इस प्रकार से यहाँ आप देखेंगे कि बृहत संहिता का दकारगला अध्याय, तो ये आप जाने कि एक आधुनिक विज्ञान के लिए भी वरदान साबित हुई। इस पे मैं यहाँ जो है हमारे एक मित्र हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो उनसे कई बार इस विषय पे चर्चा होती है।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, आचार्यों की कुछ चीजें तो सच में मतलब, और विशेष करके आचार्य वराहमिहिर की जो वस्तुएं हैं, जो उनके द्वारा ग्रंथ हैं, वह आज के विज्ञान के लिए भी वो कहीं ना कहीं जो है वरदान साबित हो रहे हैं। इसके बाद से देखेंगे कि जल भी दो प्रकार के हैं, आप जानते होंगे, खारा जल है, मीठा जल है। तो इस खारे जल के पहचान के लिए और मीठे जल के लिए पहचान के लिए भी आचार्य ने जो है बृहद संहिता के दकारकलाध्याय के श्लोक संख्या 21 और 22 में बड़े ही सुंदर तरीके से वहां इसका निर्वचन किया है। दरअसल मैं प्रत्येक श्लोक पे इसलिए फोकस नहीं कर रहा हूं कि आप जरूर एक बार उसको उठा करके उस ग्रंथ को पढ़ेंगे, और उसका पीडीएफ जो है आपको इंटरनेट आर्काइव पर फ्री में उपलब्ध है, जहां से अलग अलग कमेंट्रीज को आप चाहें तो हिंदी और अंग्रेजी में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद से आप देखेंगे कि एक बात और कहा यहाँ पे कि एक बड़ी अच्छी बात यहाँ आयुर्वेद के लिए भी आई है ज्योतिष में, और हम सभी के दैनिक स्वास्थ्य के लिए वो बड़ा लाभकर है। आचार्य कहते हैं कि आप जानते होंगे कि सबसे पहले हमारे यहाँ पंच प्राण की चर्चा है, माने 5 प्रकार के वायु हमारे शरीर में रहते हैं। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ऐसा नाम सबने सुना होगा। और फिर इसके बाद से इन वायुओं का आप जानते हैं कि अलग अलग शरीर में काम है। जैसे किसी का काम है शरीर में जो है भोजन को पचाना, किसी का काम है जो है मनुष्य को प्राण शक्ति देना, किसी को है जो है कि उस जो है पचे हुए अन्न से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करना। तो इन सबके जो है मूल में एक बात आती है कि हम बीमार होते हैं तो जब आप जानते हैं कि 3 तत्वों की चर्चा ग्रहों में भी है, ग्रहों की प्रकृति भी बताई गई है कि वात, पित्त और कफ। ये वात, पित्त और कफ जो है आप देखेंगे कि हमें नियंत्रण किस पे करना चाहिए। अगर जब बात आ जाए कि ठीक है हमको किसको ठीक रखें तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, तो इसका उत्तर एक बड़ा सुंदर ऐसा सुखबोध में देते हैं कि पित्तः पंगु, कफः पंगु, पंगो मलधातवः, वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। बड़ा सुंदर एक प्रसंग मुझे लगा था ये, कि कहते हैं कि जो हमारे शरीर में पित्त है ना, वो भी पंगु है, मतलब वो चल नहीं सकता, विकलांग है, उसमें बढ़ने घटने की क्षमता ही नहीं है। दूसरा फिर कहते कफ, कफ भी पंगु है, वो भी नहीं चल सकता, हिल सकता, ना बढ़ सकता, ना घट सकता। तो आप कहेंगे गुरुदेव जी, न कफ बढ़ता है न जो है पित्त बढ़ता है, तो फिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं कि सुबह सुबह पित्त बढ़ गया है? तो कहते हैं कि वायुना निहित यत्र नीयन्ते। अगर शरीर में आपके गैस की मात्रा बढ़ गई है, अगर आपके शरीर में गैस नियंत्रित नहीं है, तो वह कभी पित्त को बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और कभी वह जो है कफ को बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो अगर नियंत्रित करना है तो अगर हम अपने पाचन को सही कर ले, अगर गैस की अगर समस्या ना हो, तो मुझे लगता है कि व्यक्ति बहुत कम बीमार होगा। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे जो ज्योतिष के छोटे छोटे तत्व हैं वो हमारे दैनिक जीवन से कैसे जुड़ते हैं। एक दिन मैंने अपने गुरु जी से चर्चा की, गुरु जी मैं अधिकतर सपना देखता हूं कि मैं चलते चलते जो है, पहले जो है बालकपन की मैं बात बता रहा हूं, कि चलते चलते मैं जो है ऐसे दौड़ा, थोड़ी देर बाद हवा में उड़ने लगा। तो गुरुजी ने तो एक कुछ लोग कहते थे कि ऐसा है भाई साहब कि इसका फल ऐसा है, इसका फल वैसा है। हमारे गुरुजी कहते हैं बेटा तुमको गैस की समस्या होगी। हम बोले कि ऐसा कैसे आप कह रहे हैं? उन्होंने बड़ा सुंदर एक उपाय बताया, कहा कि अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ जाए तो आप ये जानिए कि पित्त बढ़ने के बाद हमेशा आपको आक्रामक सपने आएंगे। ऐसा गुरुजी का वचन था, और हमें लगता है इसको सामान्य जीवन में भी आप अनुभूत कर सकते हैं। तो जब पित्त बढ़ेगा तो आपको स्वप्न जो आएंगे ना, वो मतलब युद्ध वाले, लड़ाई वाले, गिर गए, ऐसा सपना आएगा। कहा कि जब आपका बढ़ेगा तो आपको सपने आएंगे पानी में डूब गए, बारिश में भीग रहे हैं, इस तरीके से। और कहा अगर आपको सपने जो है इसके आने लगे, अगर हवा में उड़ने के सपने आने लगे, डिसबैलेंस होने लगे, गाड़ी बहुत तेज चला रहे देख रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी पाचन शक्ति गड़बड़ है, आपको गैस की समस्या है। और मैं हंसते हंसते पुनः घर वापस आया। तो देखिए कितना सुंदर एकदम साक्षात संबंध हमारे दैनिक क्रियाकलापों से, कि ज्योतिष शास्त्र की चीजों को हम अपने जीवन में उतार रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पर्यावरण का जो पर्यावरण है, मानव पर्यावरण, इसके साथ साक्षात संबंध जो है ज्योतिष शास्त्र का है। इसके बाद से हम आपसे चर्चा करें कि मानव स्वास्थ्य और ज्योतिष का कैसे संबंध बनेगा। तो ये तो अब सब मान चुके हैं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक स्थापित ज्योतिष शास्त्र का जो है, ज्योतिष शास्त्र की एक विधा कह सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र का एक कह सकते हैं कि अभिनव प्रकल्प है यह।
क्योंकि जब आचार्य वराहमिहिर लघु जातक या बृहद जातक लिखते हैं, या फिर जो है आचार्य मंत्रेश्वर अपना ग्रंथ लिखते हैं, या आचार्य वैद्यनाथ जहां जाकर के जातक पारिजात लिखते हैं, वो राशि प्रभेदाध्याय कह ले या राशि शीलाध्याय कह ले, इसमें सबसे पहले इसी की चर्चा करते हैं कि शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराड़ी कटिबस्ति गुह्य संज्ञानी उरुजानुजंघे चरणाविति रासयो जाद्या। अब कहते हैं कि भाई ठीक है, 12 राशियों का काल पुरुष में जो है अगर स्थापन कर दिया तो क्यों कर रहे हैं भाई? तो उसका कारण बता रहे हैं कि इसका चिंतन हमें कब करना है? व्यक्ति मैंने बालक के जन्म काल में। और कहते हैं क्यों? तो कहते हैं सद सद ग्रह संयोगात पुष्टाह सोपद्रवास्ते, यानी जन्म काल में जो राशि शुभ ग्रहों के द्वारा जो है युक्त होगी वह अंग पुष्ट होगा, और जिस राशि पर जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी या शुभ ग्रहों से युक्त नहीं होगा, उस अंग में उसके जो है सामान्यतया, या कह ले कि अगर कोई पापक ग्रह की युति है तो उसमें जो है कुछ दुर्बलता देखी जाती है। ये अभी हम लोग तमाम जो है सामान्य नियमों पे बात करेंगे। आपको मैं बताऊं, बाकी तमाम योग जो है वो आगे है, इसके लिए आचार्य बताएंगे, लेकिन एक सामान्य निरुक्ति बता रहे हो। आप जानते हैं कि विशेष योग हमेशा बलवान होते हैं, तो वहां आचार्य सबसे पहला निदर्शन राशि में जो है राशियों का मानव के अंगों पे करते हैं और बताते हैं कि भाई ठीक है, इस प्रकार से अगर राशियों का विभाजन और स्थापन आप करते हैं तो मानव स्वास्थ्य की चिंता आप कर सकते हैं। तदनंतर आप देखेंगे कि कहा कि भाई व्यक्ति, हमारे यहाँ एक शास्त्रों की उक्ति है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह जो हमारा शरीर है यही जो है सभी धर्म का साधन है। धर्म का साधन यानी हमारे सभी जो है कर्मों का साधन, या हमारा जो है क्या है, शरीर है। अब कहते हैं कि ठीक है, तो मानव स्वास्थ्य की अगर बात करेंगे तो स्वस्थ आप किसको कहेंगे? आपने कहा कि ठीक है, राशियों का विभाजन और ये तमाम बातें जो है हो रही हैं, इसमें स्वस्थ कौन है? तो कहा कि समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। कहा कि जिसके सभी दोष समान हो, समान अग्नि हो, शरीर में बराबर रूप से सारी चीजें संचारित हो रही हो, समान धातु हो, समान मल हो और समान क्रियाएं अगर माने प्राकृतिक रूप से चल रही हैं, उस व्यक्ति को स्वस्थ कहेंगे। इस परिभाषा में अगर आप देखेंगे तो आज के समय में 90% लोग आपको बीमार मिलेंगे, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक विषमता रहेगी। तो कहा कि ठीक है, तो इनके जो है उपचार के लिए क्या करिए? तो आप जानते हैं कि अपने यहाँ ज्योतिष शास्त्र में 3 प्रकार के उपचार प्रचलित हैं। यह जो औषधि शास्त्र है, जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में तीसरा जो उपाय है ना, वह औषधि ही है। कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में 3 प्रकार के उपचार हैं, मणि मंत्र औषधि। मणि मतलब रत्नों का उपचार, अगर नहीं किया तो मंत्रों का प्रयोग, तदनंतर भी अगर लाभ नहीं होता है तब जाकर के आप जो है औषधि का सेवन करते हैं। तो मानव स्वास्थ्य में इनमें जो है ये कह सकते हैं कि इन 3 उपायों का प्रबल योगदान है। तो कहते हैं ठीक है, एक और बात अपने यहाँ आई कि देखेंगे कि ज्योतिष में जो है अन्न को बोने का मुहूर्त, यानी कि खेती करने का मुहूर्त, कब खेती किया जाए, यानी किस समय लगाया गया अन्न जो है हमारा हमारे शरीर के लिए सुखदायी होगा, इसकी भी चर्चा आती है। और इसके बाद से आप देखेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में व्याधियों की चर्चा जब आचार्य करते हैं तो विविध प्रकार के कर्मज व्याधि हैं, कुछ जो है दोषज व्याधि हैं, इत्यादि व्याधियों की भी चर्चा है। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चर्चा अगर ज्योतिष में आई है तो वो है मानव स्वास्थ्य, और मानव स्वास्थ्य को लेकर के होने वाले रोग, ग्रहों से संदर्भित अंग, कौन से ग्रह के जो है कह सकते हैं कौन सा ग्रह जो है किस अंग से संदर्भित है, किस ग्रह के उचित अनुचित या कह सकते हैं कि प्रसन्न अप्रसन्न होने से किस प्रकार के रोग होते हैं, ये तमाम जो है यहाँ बातें बताई गई हैं। और मैंने एक श्लोक आपसे कहा था लघु जातक का, जो कि राशि प्रभेदाध्याय में है कि काल नरस्यावयवान पुरुषाणाम चिंतयेत प्रसव काले सद सद ग्रह संयोगात पुष्टाः सोपद्रवास्ते च। क्या है कि अगर कुंडलियों में जिस प्रकार से अगर ग्रह योगों की चर्चा की जाएगी, वहां राशियों पे जिस प्रकार से ग्रहों की स्थिति होगी, तो उस प्रकार की ही बीमारियां उस जातक को होती हैं। और आप जानते हैं कि इसी प्रकार से जो है प्रश्न मार्ग एक ग्रंथ है हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में, आप इसका भी नाम जरूर लिख लेंगे। और यह जो आपका जो प्रश्न मार्ग है, उस प्रश्न जो है मार्ग में भी रोगों का बड़ा सुंदर जो है विधान बताया गया है, रोग ज्ञान के लिए किस प्रकार से जो है आप
उपाय कर सकते हैं, किस प्रकार से रोगों की शांति हो सकती है। इसके बाद से आप जानते होंगे कि रोगों का विभाजन जो है आपके ज्योतिष शास्त्र में, जैसे निज रोग है और आगंतुक योग है और दृष्ट निमित्त जन है और अदृष्ट निमित्त जन्य है, इस प्रकार से जो है रोगों का अलग अलग विभाजन किया गया है। और इन सबको देखने के पश्चात आप एक बात जरूर कहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र कहीं ना कहीं हमारे मानव जीवन के प्रत्येक मतलब जो है क्षेत्र में, प्रत्येक अंग में जो है समाहित है, और कहीं ना कहीं हम जो है ज्योतिष का प्रत्येक दिन अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे एक आपके यूनिट का एक चैप्टर है कि विभिन्न समस्याएं और ज्योतिष। ये आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा इसलिए करूंगा कि जब हम चर्चा करते हैं ग्रंथों की और विषयों की, तो शायद आपके मनोमस्तिष्क में ये बातें बैठती हैं कि हमें इन ग्रंथों को देखना है, और आपकी थोड़ी प्रवृत्ति भी होती है। आपसे मैंने कहा था कि 3 प्रकार की चर्चाएं, मतलब जीवन में हमारे अगर समस्याएं होती हैं तो आप जानते हैं कि 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। अब इस आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक दुखों में आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की समस्याओं को इन्हीं 3 के अंतर्गत जो है अंतर्निहित किया गया है। इसमें जो भौतिक समस्याएं हैं और कैसे ये उत्पात जो आते हैं, उत्पात यानी डिजास्टर्स जब हम जिसकी बात करते हैं, इन डिजास्टर्स में भी अलग अलग विभाजन किया गया। एक तो कुछ भौम आपदा बताए गए। भौम आपदा मतलब जो भूमि पर होने वाले डिजास्टर्स हैं, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, चक्रवात है। दूसरा जो है आपको दिव्य आपदाएं हैं जो आकाश में घटित हो रही हैं। और तीसरा जो है अंतरिक्ष आपदाएं जो है। ये 3 प्रकार की आपदाओं को आचार्य ने बताया है। अब इन आपदाओं के बारे में विस्तृत जानकारी आपको कहां से मिलेगी, किस ग्रंथ में आखिर इन आपदाओं की चर्चा की गई है? तो मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहला अगर आपदाओं को समझना है तो एक तो इसका जब गणितीय स्वरूप समझना हो तो आप आचार्य कमलाकर भट्टकृत सिद्धांत तत्व विवेक देखेंगे। दूसरे नंबर पे जब उनके होने के कारण को जानना हो, ये क्यों हो रहे हैं और किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हो रही है, अगर इसको समझना हो तो आचार्य वराह मिहिरकृत बृहत संहिता जरूर देखेंगे। तीसरे नंबर पर केवल नेचुरल डिजास्टर को जो है आधारित करके लिखा गया ग्रंथ जो कि आचार्य बल्लाल सेन द्वारा लिखा हुआ है, उसका नाम है अद्भुत सागर। अद्भुत सागर ग्रंथ अपने स्वयं में अद्भुत है और उसमें जो है अलग अलग आवर्तों के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के आपदाओं की चर्चा की गई है, जिसे आप इस ग्रंथ में देख सकते हैं। फिर आपको बताया कि यदि वृष्टि संबंधी समस्या है, अगर बारिश नहीं हो रहा है या जल राशि का ज्ञान करना है, कैसे जल होगा, इसके अगर जो है इसके पक्ष को अगर हम देखें तो आप एक बड़ी सुंदर ग्रंथ है कादम्बिनी, आप उसे जरूर देखेंगे। लेकिन कादम्बिनी की हिंदी टीका नहीं है, कादम्बिनी अभी मूल प्रति संस्कृत में उपलब्ध है। तो वृष्टि विज्ञान के लिए कादम्बिनी जैसा मुझे नहीं लगता कि कोई ग्रंथ होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अलग अलग हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के कारण, उनका लक्षण और निवारण का जो उपाय है, निवारण में हमने आपको बताया था कि इन 3 प्रकार के निवारणों की चर्चा आचार्य जो है यहाँ करते हैं। इसके बाद से आपका जो अगला खंड है, खंड 3, जिसका नाम है ज्योतिष शास्त्र का अंग। तो ज्योतिष शास्त्र के अंग पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, उसका विस्तृत स्वरूप ही यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमने आपसे कहा था कि बहुस्कंधात्मक ज्योतिष शास्त्र जो है वो कैसे त्रिस्कंध की कैसे चर्चा है और कौन कौन से आचार्य पंचस्कंधात्मक इसको मानते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर थोड़े विस्तृत रूप में आपको मिलेगी और आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। फिर आपका जो एक अध्याय है पूरा ला करके सिद्धांत स्कंध। तो सिद्धांत स्कंध क्या है, इस पे मैंने आपको इसके संदर्भ में मैंने आपसे चर्चा किया था। और इसके पहले ही जब हमने आचार्य परंपरा के बारे में बात की थी तो वहां भी आप जानते होंगे कि सिद्धांत स्कंध और उसकी आचार्य परंपरा में महात्मा लगत से लेकर के और हम लोगों ने वर्तमान काल तक जो है उसके बारे में चर्चा किया था। और यही स्कंध आप देखेंगे जो ये वाला चैप्टर है वो सीधा आपके MJY 002 से जाकर के जुड़ जाता है। तो इस अध्याय में आप सामान्य सा यही चर्चा किया गया है। फिर संहिता स्कंध की चर्चा है कि संहिता स्कंध में किन किन वस्तुओं का ज्ञान किया जाएगा।
फिर इसी प्रकार से जो है होरा स्कंध की गणना यहाँ पे आपको बताई गई, और ये जा करके आपको यहाँ पे तीसरा खंड लगभग जो है पूरा हो जाता है। फिर इनके अलग अलग जो है पारस्परिक संबंध कैसे हैं, तो यहां मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आपको समझने लायक कोई चीज, जैसे कि वास्तु का कैसे आपके जीवन में संबंध है, और ये सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, और जा करके एक यहाँ रह जाता है विषय जिसे हम आपको ले करके आगे चलेंगे। और इसी दूसरे वाले आपके पुस्तक में जो कि MJY 002 में है, आप देखेंगे जहां से हम काकड़ी विचार और इत्यादि जो यहाँ सामान्य आरंभ करके आचार्य ने छोड़ा है, आपके MJY 001 के पेज संख्या 285 पे आप जाएंगे तो 285 पे अक्षांश विचार दिया हुआ है, और इसके बाद से अक्षांश विचार के बाद से अक्षांश रेखाएं हैं, फिर देशांतर रेखाएं हैं। ये तमाम चीजें कैसे हो रही हैं, ये आपको मैं MJY 002 में यहाँ पे ला करके चर्चा करूंगा। फिर ये दिशाओं का निर्धारण कैसे हो रहा है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो और इसके बाद से यहाँ आपको जा करके आपका MJY 001 समाप्त होता है। MJY 001 को आप सोचेंगे सर ने तो बहुत स्पीड में समाप्त कर दिया, और मुझे तो जो है ये मेरी समाप्त हुई नहीं। एक बार हमने आपसे कहा है कि स्थूल विषयों, मतलब जो विषय मुख्य हैं उनकी हमने चर्चा की है, और बाकी सारा जो इसका इतिहास और परिचय का प्रसंग है तो आप स्वयं से अध्ययन इसका कर लेंगे, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके साथ में अभी कम से कम आपके साथ लंबे सफर तक मैं साथ में चलूंगा। तो मैं आपका कह सकते हैं कि एक प्रकार से इस पूरे रास्ते में मार्गदर्शन करूंगा। कोई समस्या होती है तो आप उसको बेहिचक पूछिएगा, क्योंकि अभी अगर कुछ मन में रह जाता है तो शायद वो शंका बनी रह जाएगी। अब यहां से मैं सीधे आपका जो MJY 002 है उसका जहां से मुझे मूल स्थापित करना था, उसको स्थापित करने से पहले एक छोटी सी पंक्ति, क्योंकि आज से आपको एक लगेगा कि मैं ज्योतिष शास्त्र का बिल्कुल दूसरा ही दुनिया देख रहा हूं, तो आपको मैं एक छोटे से जो है आलेख के साथ यहां से पाठ को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने आपसे कहा कि जैसे दिशाओं की चर्चा, अभी मैंने आपसे कही ना कि अक्षांश रेखाओं की चर्चा यहाँ पे आई है, जहां से हमारा पाठ थोड़ा सा बदलेगा। तो अब आप सभी से जो है एक बड़ा वो है, कहूंगा कि अब थोड़ा सा चैतन्य हो जाए और चीजों को समझने की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक का पाठ हमने बिल्कुल कथा की तरह यानी कहानी की तरह सुना है कि जो है एक दानार दो योगी ऋषि सनकादय है जो है, और लेकिन अब थोड़ा यहाँ से हमें अपने कान के साथ साथ अपने मस्तिष्क को भी थोड़ा सीट बेल्ट की पेटी बांध लें। चर्चा जब आती है तो ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंद है, फिर उसमें एक सिद्धांत स्कंद आपका प्रथम है, और बताया था कि सिद्धांत स्कंद में दिग्देश काल इत्यादि की चर्चा आएगी। तो सबसे पहले दिक मतलब डायरेक्शन, दूसरे नंबर मतलब अपना स्थान, और तीसरे नंबर पर काल यानी टाइम के डिफरेंट यूनिट्स के बारे में हम जानेंगे। पवन केडिया जी आप अपना माइक ऑफ करेंगे। सबसे पहली मैं चर्चा रिमूव कर दें, वो दोबारा कनेक्ट होंगे। जो नॉइज करते हैं उसको रिमूव कर दें। तो सबसे पहली चर्चा आज ये आपको बड़ा रोमांचक लगेगा कि सबसे पहले अक्षांश का ज्ञान कैसे होगा। आपके जो अक्षांश रेखाएं आपने देखी जो आपके किताब में दी हुई हैं, आपने कभी सोचा क्या कि अक्षांश क्या है, या जो हम देख रहे हैं जो अक्षांश रेखाएं हम आज तक पढ़ते आते हैं कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं और इनको धरती पे गणना के लिए बनाया गया। लेकिन क्या आपने खुद से कभी इस विषय पर विचार किया कि यह जो काल्पनिक रेखाएं हैं आखिर इनको कैसे समझा गया होगा, कैसे बनाया गया होगा? क्या आपने कभी इस विषय पे विचार किया कि अगर हम घर में बैठे हैं या बाहर में बैठे हैं और हमें यह जानना हो कि हम अभी किस अक्षांश पे हैं तो हम इसे कैसे जानेंगे? मुझे लगता है कि हम सभी में से 90% लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि सीधे गूगल में सर्च करेंगे कि भाई साहब जो है बनारस का अक्षांश क्या है, और गूगल से एक जो है उत्तर मिलेगा हमें 25 डिग्री 18 मिनट। लेकिन क्या एक जो है ज्योतिष का विद्यार्थी होने के नाते, एक जो है ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विद्यार्थी होने के नाते यह वाला उपाय ठीक है? मुझे लगता है कि अब हमें अपने प्रकृति को समझना होगा।
और कैसे समझेंगे, समझते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, आप एक चीज देखेंगे, छोटी सी मैं एक आपको परिभाषा बताऊंगा। हम लोग जब कहते हैं कि क्षितिज, ये शब्द हमें अभी प्रयोग में आने वाला है। क्षितिज का मतलब क्या होता है? तो आप सभी से एक सामान्य, मैं जानता हूं कि हम सभी ने यही सुना है कि क्षितिज का अर्थ होता है जहां हमारे धरती और आकाश एक में मिलते दिखेंगे, उसको हम क्षितिज कहेंगे। लेकिन ये परिभाषा तो हमारे यहाँ कक्षा 5वीं में होती थी, और हम लोग अभी MJY 001 और 002 के स्टूडेंट हैं। तो क्या यह परिभाषा हमारे लिए उचित होगी? मुझे लगता है कतई नहीं। हमें इसके थोड़े वैज्ञानिक स्वरूप को समझना होगा। वो कैसे? तो आप एक चीज देखिए, जो व्यक्ति जहां बैठा है इस धरती पर ना, वह उसको अपना स्थान मानता है कि नहीं? कि मैं अगर यहां पर बैठा हूं तो मैं ये मानता हूं कि मैं ऊपर हूं, अमेरिका वाले हमसे नीचे हैं। अमेरिका वाले जहां बैठे हैं वो मानते हैं कि धरती में ऊपर तो हम हैं, हमारे नीचे यानी पृथ्वी के पृष्ठभाग पे सब बैठे हैं। लेकिन ये देखिए तो बड़ी अच्छी बात एक भास्कराचार्य कहते हैं कि कदम्ब कुसुम ग्रंथि केसर प्रसरैरिव, यानी जैसे कदम्ब का फूल होता है ना, कदम्ब के फूल पे आप देखते हैं चारों तरह से रेशे बने होते हैं, वो हर रेशा स्वयं में ऊपर है और वो स्वयं को ऊपर मानता है। तो अब आपको एक बात यहां जरूर ध्यान में रखनी है कि हम जिस स्थान पे बैठे हैं उसका नाम है स्वस्थान, यानी अपना स्थान। अब हम करेंगे क्या? अब आप एक बात देखिए कि ये जो आपको क्षितिज यानी धरती और आकाश एक जगह मिलते दिखाई दे रहे हैं, वो कहां पे दिखाई दे रहे हैं? यानी कोई ना कोई एक देखेंगे, एक वृत्त है जो अदृष्ट है, और वो वृत्त बना कहां से? आकाश से अगर आप अपने देखें, अपने जस्ट सर के ऊपर देखिए, और उसको जब आप आगे की तरफ ऐसे एक चाप लेके आएंगे, एक आर्क लेके आएंगे, तो वो आकर के आपके धरती पे लगेगा, और उससे जो एक वृत्त बनेगा ना, उसी को क्षितिज वृत्त कहेंगे, यानी हमारा क्षितिज कहेंगे। अब ये हर व्यक्ति के लिए अलग होगा, थोड़ा आपको अब समझने में कठिनाई हो रही होगी, लेकिन इस चैप्टर को जब अभी हम गोल पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपसे विस्तृत उसकी चर्चा करूंगा। अभी आप बिल्कुल लोड न लें, अभी सामान्य रूप से इसको समझें। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या हुआ, आप देखेंगे कि कोई एक व्यक्ति जो बिल्कुल भूमध्य रेखा पे रहा हो, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर रहने वाला व्यक्ति, उसको क्या दिखता होगा? तो उसको दोनों तरफ के जो ध्रुव माने पोल हमारे हैं, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और दोनों जो पोलर स्टार्स हैं, पोल तो उसको धरती का उसको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो पोलर स्टार हैं आकाश वाले, वो दोनों ध्रुव उसको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, और वो दोनों ध्रुव कहां दिखाई देंगे? ये नहीं ऊपर दिखाई देंगे, वो दोनों ध्रुव उसको नीचे धरती में सटे हुए दिखाई देंगे, उसके क्षितिज पे दिखाई देंगे। अब हुआ क्या, एक व्यक्ति भास्कराचार्य जैसे समय का या आर्यभट्ट के समय का, वो तो आकाशीय अवलोकन कर रहा है, तो वो जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाता है भूमध्य रेखा से, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड से, 0 डिग्री अक्षांश से, उसको देखता क्या है कि यह जो ध्रुव तारा है धीरे धीरे ऊपर की ओर दिखाई देने लगा। और आप एक बात सोचे, जब वो चलते 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 कहां चला जाता है? बिल्कुल पृथ्वी के नॉर्थ पोल पे, यानी उत्तरी ध्रुव पे। उत्तरी ध्रुव का यहां तात्पर्य हमारे धरती वाले नॉर्थ पोल से है। अब ये पोल का डिसाइड कैसे होता है, इसको भी हम लोग गोल में चर्चा करेंगे, इसीलिए आपसे कहा था कि ये टॉपिक थोड़ा सा समझने लायक है। तो जैसे ही नॉर्थ पोल पे जाता है, वो तो देखता है कि भाई सीधे सीधे ध्रुव तारा उसके सर के ऊपर दिखाई देने लगा। अब क्या आप इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं कि जब वह अपने 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है, उस समय ध्रुव तारा उसको क्षितिज में दिखाई देता है, और जिस समय वह ध्रुव मतलब जो है पोल नॉर्थ पोल पे जाता है धरती के, वहां उस समय उसको जो है ध्रुव तारा अपने सर के ऊपर दिखाई देता है। तब ऋषियों को ये बात जो है उस समय एक सूत्र ऋषियों ने प्रतिपादित किया, भाई क्या आप जहां हैं और वहां से जो ध्रुव तारा यानी आपके क्षितिज से, आपके हॉरिजॉन से ध्रुव तारा के बीच का जो कोण है ना, वही आपका अक्षांश है। एक सूत्र उन्होंने बताया, ध्रुवोन्नति नाम अक्षांश। ठीक है, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी वो जब 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है तो ध्रुव तारा बिल्कुल उसको क्षितिज पे दिखाई दे रहा है, और जैसे ही वह क्षितिज मतलब जो है नॉर्थ पोल पे पहुंचता है, यानी नॉर्थ पोल यानी
जो है हमारा धरती का उत्तरी जो ध्रुव जो है ध्रुव स्थान है, वहां जब पहुंचता है, उत्तरी जो अंटार्कटिका और जो आर्कटिक वाले जो स्थान है वहां पहुंचता है, तो देखता है कि ध्रुव तारा उसको जस्ट सर के ऊपर दिखाई दे रहा है। उसको ये इस बात का ज्ञान हुआ कि जो ध्रुव की उन्नति यानी हमारे क्षितिज से जितना ऊपर है ना, वही हमारा अक्षांश है। और आप देखिए कि उस समय के ऋषियों ने इसको निर्धारित कर दिया, और आज भी अक्षांश गणना की यही विधि पूरे दुनिया में फेमस है। अब एक बात यहां और आई, वो कौन सी बात हुई? तो ठीक है भाई, उनको तो अक्षांश का ज्ञान हो गया, स्थान का ज्ञान हो गया, अब दिशाओं को कैसे मेजर करेंगे भाई साहब? क्योंकि एक आदमी जो पैदा हुआ उसको दिशाओं को समझना है, वह क्या करेगा? तो कहते हैं कि वह करेगा क्या? बहुत आसान है भाई, हमें दिशाओं को समझना है ना। तो मैंने कहा था कि जब ऋषियों ने आकाश को देखना शुरू किया तो उसके सामने तीन जो कह सकते हैं कि तीन ऐसे पॉइंट्स थे जिसको वो समझ रहा था। जो सबसे पहला पॉइंट था वो ध्रुव तारा, दूसरे नंबर में हमारी खुद की पृथ्वी जिस पे वो बैठा हुआ था, तीसरे नंबर पे सूर्य। तो यहां दिशा जाननी थी उसे, तो उसने एक नियम बनाया। क्या बनाया और ये कैसे नियम गड़बड़ हो गया, फिर ये भी मैं आपको बता रहा हूं। उसने एक नियम बनाया कि सूरज को पूरब में उगते देखा और पश्चिम में डूबते देखा, कि भाई सूरज पूरब में उदय हो रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है। डूबते का अर्थ होता है अस्त होना। यहाँ ये मत सोचिएगा कि जो है सर ये कह रहे होंगे कहीं पानी में जाके सूरज भगवान डूबते हैं, ऐसा नहीं था। तो पूरब में उदय होते देखा, पश्चिम में अस्त होते देखा। तो उसे एक जिज्ञासा हुई, उसने एक परिभाषा बनाई कि भाई जब कहीं जा रहे हैं लेकिन इसका उदय पहले हो रहा है, और पहले का मतलब क्या होता है कि उधर की जो भी आकाशीय घटनाएं हैं ना, वो पूरब में पहले दिखाई देंगी। आप जानते हैं कि जितना पूरब बढ़ते जाएंगे उतना जो है आप किसी भी आकाशीय घटना को पहले देख पाएंगे, और जितना पश्चिम जाएंगे उतना आपको जो है वो जो है देर बाद दिखाई देगा पूरब वालों की अपेक्षा। तो अब एक बात निर्धारित हुआ कि प्राच्य माने पूर्व और पश्चिम। पूर्व यानी कि जहां भी घटनाएं पहले हो रही थी, और पश्चात से पश्चिम बनाए। क्यों कहा? क्योंकि जहां घटनाएं बाद में हो रही थी। तो इन्होंने पूरब और पश्चिम का निर्धारण किया। फिर कहा कि पूरब और पश्चिम का निर्धारण हो जाने के बाद से उसको दो दिशाएं और लेनी थी, दाएं और बाएं, यानी दक्षिण माने दाएं और बाम माने बाएं। यानी दक्षिण माने दक्षिण और जो है बाम में उसके उत्तर। इन चार दिशाओं का स्थापन आचार्यों ने किया सिर्फ आकाशीय घटना के आधार पे। लेकिन अब एक समस्या आ गई। समस्या क्या है? आपने कहा कि भाई साहब आपने तो ठीक है बता दिया कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशाएं बन गई, उनका लॉजिक भी आपको समझ में आ रहा है कि जो आकाशीय घटनाएं पूरब में हो रही हैं, पहले हो रही थी इसलिए इसका नाम पूर्व रखा, और बाद में हो रही थी इसलिए उसका नाम पश्चिम या पश्चात रखा। और जहां से खड़ा था पूरब में मुंह करके, तो दाएं तरफ अपने जो दक्षिण कहा और बाएं तरफ में उत्तर कह दिया। कहा अच्छा ठीक है, तो ये जो चार जो आपने विधिक बताए यानी जो कोण बताए, इनको कैसे बता दिया? ये कोण कहां से आ गए? तो एक बड़ी अच्छी समस्या है, आचार्य भास्कर भी इस बात को उठाते हैं। कहते हैं कि गोले पर कौन सा पूरब, कौन सा पश्चिम, कौन सा उत्तर, कौन सा दक्षिण, ये जो पूरा ब्रह्मांड चौतरफा ओपन कर दिए हैं, और इसमें जो है आप कह रहे हैं कि ठीक है इधर पूरब हो जाएगा इधर पश्चिम हो जाएगा। बोलते हैं नहीं नहीं, वो मानव व्यवहार के लिए है। अब कंडीशन कहां बदलेगा इस पे भी हम आते हैं। तो क्या होता है कि जब उसने पूरब में देखा तो कोणों का निर्धारण कैसे किया? आप जानते हैं कि भगवान सूर्य जो है ये दो रूप में माने जाते हैं। एक तरफ देखेंगे तो वो आग का गोला जिसको हम कहते हैं, भाई सूर्य क्या है, तो हम लोग आज कहते हैं कि आग का गोला है, हम लोग यही पढ़ रखे हैं। दूसरा जो उसका, तो ये उसका भौतिक स्वरूप है, और जो उसका दैवीय स्वरूप जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसे जो है हम लोग देवता मानते हैं। यहां तक किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो जब कहा कि ठीक है, जब उसको अग्नि मानते हैं तो अपने दाएं तरफ में उसको आग्नेय कोण नाम दे दिया, और बाएं तरफ में जो है वह पूरब में सूरज उग रहा था, वहां से बाएं तरफ ले जाकर के उसको कहा कि देवताओं के अधिपति ईशान है, इसलिए इस कोण का नाम ईशान रख दिया। अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जब ईशान और आग्नेय का निर्धारण हो गया, तब एक चीज जानिए
सर इसको थोड़ा फिर से रिपीट करेंगे। जी, है क्या इस सूर्य का जो है, मैंने कहा कि सूरज जैसे पूरब में उगा। अब सूर्य भगवान के पूरब में उगने से हमने कहा कि ये पूरब, इसका इनका नाम रखा पूरब। अधिपति सूर्य उनको मतलब जो है पूरब में भाई उग रहे थे। अब सूरज को कहा कि सूरज के हमारे दो रूप हैं, एक हम जिसका भौतिक स्वरूप कहते हैं, और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। आचार्य कमलाकर भट्ट एक बड़ा अच्छा वहां उदाहरण देते हैं कि जब पूजन हेतुस्ते निर्मिता देवतांसका, कहते हैं जो जब पूजा करते हैं तो वो जब पूजन आप किसका करते हैं? क्या यह जो पिंड आपको दिखाई दे रहा है उसका करते हैं, या जो तदबिंब निष्ठ यानी उस जो बिंब में निहित जो आध्यात्मिक तत्व है, जो दैवीय तत्व है, उसको करते हैं? तो बोले नहीं, जब पूजन हेतुस्ते निर्मिता देवतांश का, जब और पूजन के हेतु से जो है वो देवतांश का निर्माण किया गया। तो अब एक चीज देखें, मैंने कहा कि जैसे सूरज का दो प्रकार से स्वरूप आता है, एक भौतिक स्वरूप अग्निमय और दूसरा जो है देव स्वरूप, ये दो इनके स्वरूप हो गए। तो जो अग्नि स्वरूप था उसको दाएं में रखा, और जो मतलब जो देव स्वरूप था उसको जो है हमारे, हम अपने से कह रहे हैं। बाकी अगर सूर्य के हिसाब से लेंगे तो आग्नेय कोण सूर्य के होने से ईशान कोण सूर्य के दाएं पड़ेगा, लेकिन हम जब अपने से विचार करेंगे डायरेक्शन तो वो हमारे बाएं पड़ेगा। तो एक तरफ जो है उन्होंने अग्नि माने सूर्य का जो है आग्नेय स्वरूप मान के करके जिस कोण में रखा उसका नाम आग्नेय कोण, और जो दैवीय स्वरूप यानी देवताओं के जो अधिपति ईशान, उसको जिस कोण में स्थापित किया उसको ईशान कोण नाम दिया। अब ईशान और आग्नेय का विभाजन हो गया। अब ये बात जानते हैं आप कि हमेशा देवताओं और दैत्यों का जो विभाजन है, इनके स्थापना का जो क्रम है 180 डिग्री के अंतर पे रखा है। जैसे हम धरती के उत्तरी भाग पे यानी उत्तरी ध्रुव पे अगर हम देवताओं का निवास स्थान सुमेरु मानते हैं, तो ठीक इसके दक्षिण भाग यानी दक्षिणी ध्रुव पे दैत्यों का निवास स्थान हम कुमेरु मानते हैं। यह कैसे होगा, इसके लिए मैंने स्लाइड आपके लिए बहुत सुंदर बनाया हुआ। जब भी गोल हम लोग पढ़ेंगे तो वो पूरा का पूरा गोल आपको मैं स्लाइड के ही माध्यम से पढ़ाऊंगा, वो आपको बहुत सहजतया समझ में आएगा। तो अब देवताओं को ठीक 180 अंश के दूर पे रखा और जस्ट उनके सामने। तो अगर ईशान जो है कोण में ईशान को स्थापित किया, तो दैत्यों के अधिपति निऋति को जस्ट उनके सामने, यानी इधर जो है आपको उत्तर और पूरब के कोने पे ईशान को रखा था, तो इधर दक्षिण और पश्चिम के कोने पे निऋति का स्थापन किया, जिससे कि नैऋत्य कोण हुआ। और अग्नि के जस्ट सामने यानी अग्नि को जिस तत्व की परम आवश्यकता थी वायु तत्व को, वायु तत्व के जस्ट जो है अग्नि तत्व के सामने रखा, तो जो है वायव्य कोण बनाया। तो इस प्रकार से इन चार विधिक का विभाजन आचार्यों ने किया। लेकिन अब एक समस्या आ गई। अब आपको लग रहा होगा अब कौन सी समस्या आ गई, सारा तो सब सेट ठीक ठाक से हो गया था भाई, पूरब में सूरज जो है उग रहे थे, पश्चिम में अस्त हो जा रहे थे। आचार्यों ने कहा कि भाई साहब इतना ही नहीं है, सूरज के उदय और अस्त होने में हमारे पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकना भी एक बहुत बड़ा कारण है। कंडीशन क्या हुआ कि जब आचार्य यानी ऋषियों ने देखा कि जब 66.5 डिग्री अक्षांश हम पार कर रहे हैं, अभी आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, मैं एक दिमाग में आपके फाउंडेशन बना रहा हूं ये चीजें समझने के लिए कि हमें कैसे ब्रह्मांड को समझना है, और मैं इसको समझाऊंगा आगे चल के भी गोल में सारी चीजें। लेकिन ये अब देखें कैसे चीजें बदल रही हैं स्थान के वश। अब वो देखा कि जैसे ही 66.5 डिग्री अक्षांश में गया, 66.5 डिग्री पर ही क्यों गया भाई, उधर 70 डिग्री क्यों नहीं गए ऋषि जो है, या इधर 25, 26, 28, 30 पे चले जाते, 40 पे चले जाते। तो भाई कहे कि ऐसा है कि टोटल 90 डिग्री अक्षांश है, और 90 डिग्री अक्षांश में से पृथ्वी हमारे अक्ष पे जितनी झुकती है, कितनी झुकती है, 23.5। अगर 23.5 को घटाएंगे तो हमारे पास 66.5 ही बचेगा। यानी जो भी अब विचित्रता होनी है दिन रात ऋतुओं के होने में, वो 66.5 के उधर घटने लगेंगी। तो जैसे ही 66.5 पे जाते हैं, वहां की स्थिति भिन्न हो गई। हुआ क्या कि सूरज पूरब में उगा और क्षितिज पे घूम करके पूरब में ही आके अस्त हो गया। अब आचार्य के सामने बड़ी विडंबना, और ये ऐसा नहीं कहानी है, ये वास्तविकता में होता है, और इसके पीछे का जो है कारण है वही जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आचार्य ने एक बात बड़े सही तरीके से वहां लिखा, कहा कि ऐसे में फिर करेंगे क्या? तो कहे कि 67 भागाभ्यधिका फलांसा तत्रास्ति किंचित अपरो विशेषः। जहां का अक्षांश 66.5 डिग्री से ज्यादा होगा
वहां के विचार को करने के लिए आपको किंचित विशेष रीति जो है अपनानी पड़ेगी। अब आपको बताया, अब एक चीज देखें कि इसका कैसे उपयोग हमारे यहां हुआ। आपको बताया कि अब यहां सूर्य आपका मूल कारण बना भाई दिशाओं के निर्धारण में, सूरज के निर्धारण में। और एक और यहां जो सामान्य लोगों के लिए एक उक्ति आचार्य ने कही कि दिशा का ज्ञान कैसे करेंगे, तो कहे एक काम करिए, एक सामान्य सा नियम ले लीजिए। एक 12 अंगुल का शंकु आप जानते होंगे, एक लकड़ी का बना हुआ जो है, एक काष्ठ का, जिसका कि शीर्ष जो है नुकीला होता है और जो उसका जो मूल होता है वह वृत्ताकार होता है। शंकु क्षेत्र जो है हम लोगों ने पढ़ा होगा गणित में। तो कहते हैं 12 अंगुल की शंकु रख लीजिए और सुबह और सायं के समय में उसकी छाया देख लीजिए, माने सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। जहां सवेरे सूर्योदय पे और सूर्यास्त के समय में जो छायाएं गिरेंगी, यानी पूरब और पश्चिम में, भाई जाहिर सी बात है लगेगी, एक आप सीधी सीधी रेखा दोनों को मिलाने के लिए खींच दीजिए, यानी पूरब में एक और करना क्या है, तो उसी जो आपका शंकु है उसी शंकु के नाप का एक वृत्त बना लेंगे। तो यह जो वृत्त होगा, यह जो क्षेत्र होगा, इसको हम कहेंगे यहां पे जो है दिक् साधन वृत्त, यानी दिशाओं के ज्ञान वाला वृत्त। और इस वृत्त में एक बार छाया प्रवेश के समय का और छाया निकलने के समय का 2 बिंदु आप चिन्हित कर लीजिए और उसके बाद से उस पर एक लाइन खींच दीजिए। वही लाइन आपका पूर्वापर रेखा हुआ, यानी कि आपके साइड में एग्जैक्ट पूरब किधर है और एग्जैक्ट पश्चिम किधर है आप जान लेंगे। और उन्हीं से 90-90 डिग्री के चाप से 2 जो है चाप काट देंगे, तो जिससे आपको उत्तर और दक्षिण का ज्ञान हो जाएगा। ये तो रही बात दिशाओं के ज्ञान की, कि सामान्य व्यक्ति एग्जैक्ट पूरब पश्चिम कैसे जाने, तो वो शंकु यंत्र का प्रयोग करे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 12 अंगुल की शंकु लीजिए, उस शंकु के नाप का एक वृत्त बना देंगे। सुबह के समय जैसे ही सूरज उगेगा, एक छाया बनेगी उस वृत्त के जो है भाग से होते हुए आगे गुजरेगी, वहां पे एक मार्क लगा दीजिए। और एक शाम के समय जब पूरब में छाया निर्गत होती है, उस समय का चिन्ह लगा दीजिए। और उसके बाद से स्ट्रेट लाइन। जी सर, इसका अगर एक चित्र आप अगर दिखा दें तो थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। आगे मैं इसको बताऊंगा, अभी गोल की जब चर्चा करेंगे, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अभी एक दिमाग में आपके धरातल अभी बना रहा हूं, आगे चल के हम इस पे डीप चर्चा करेंगे। यहाँ भी इसमें फिर अभी कई अंतर आएंगे। जी जी ठीक है सर। ये सर शंकु कंपास होता है जी सर, शंकु कंपास को कहते हैं, कंपास नहीं, कंपास नहीं, कंपास तो डायरेक्ट कोन जो होता है जी। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, नहीं तो हम लोग के पास समय कम है और विषय बड़ा सुंदर है, तो इसको जानना और समझना दोनों ही बड़ा अच्छा है। तो वहां क्या होता है अब देखेंगे कि अब सूरज की छाया कहां तक जानी है। एक मैंने आपसे बात कल कहा था, और मैं जहां विषय छोड़ता हूं, थोड़ा उस विषय को छोड़ता हूं तो लेके फिर आगे आऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि वेदों के 2 अभिमत हैं, एक तो पहला पृथ्वी को चल मानता है और दूसरा सूर्य को चल मानता है। अब कहेंगे सर इसको वहां छोड़े थे, यहां इसका संबंध कैसे बनेगा? इसका सामान्य सा संबंध मैं आपको बता रहा हूं। जब हमें गणना करनी होगी तो हमें एक को स्थिर मानना पड़ेगा और हम सापेक्ष गति लेंगे। जब सापेक्ष गति लेंगे, ऐसे में स्थिति क्या बनेगी? अब एक चीज देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे सर के ऊपर ये बोतल है, हमने एक बोतल रखा है ये सर के ऊपर, और हम जब सर ऐसे ले जाएंगे तो आपको देखना, जब हम सर अपने दाएं तरफ ले गए, बोतल हमको बाएं जाता दिखाई दिया। हम जब सर बाएं ले गए तो बोतल हमको दाएं जाता दिखाई दिया। एक बात यहां आचार्यों ने क्लियर की कि जब हमको गणना करनी है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी है, तो कैसे जान पाएंगे? भैया आपके पास सैटेलाइट तो था नहीं, और या तो था कि वो दिव्य यौगिक बल आपके पास हो कि जो यौगिक वेद से आप जान सकें। तो कहा कि नहीं, एक सामान्य व्यक्ति जीवन में कैसे जानेगा कि अभी हमारे पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी है? कहा कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो, सामान्य सा बता देते हैं तरीका। तो कहा कि आपके खमध्य से सूर्य जितना उत्तर में या दक्षिण में अंतरित होगा, उतनी ही जो है आपकी पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई होगी। और आपको मालूम है कि सूर्य हमारे यहाँ जो पंचांग में क्रांति लिखी रहती है वह 23.5 डिग्री होती है। तो वही क्रांति का मतलब था कि सूर्य हमारा नाड़ी वृत्त से 23.5 डिग्री मैक्सिमम उत्तर जा रहा है और 23.5 डिग्री मैक्सिमम दक्षिण जा रहा है। अब इससे आधुनिक विज्ञान को एक सूत्र मिला, और इस वाले सूत्र में मुझे लगता है कि बचपन से, मैंने जब स्कूलिंग हम लोग करते हैं तो सब लोग बड़े परेशान रहे होंगे, उष्ण कटिबंधीय या शीत कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, क्या था भाई? यस सर। आप एक बात जानते हैं
कि जब सूरज 23.5 डिग्री तक मैंने बताया कि आपको उत्तर आएगा, तो 23.5 डिग्री उत्तर आने तक में ही उसके प्रकाश सीधे पड़ेंगे। तो जहां तक उसका प्रकाश सीधा पड़ेगा, वहां तक आप जानते हैं गर्मी प्रचंड होगी। तो उसको कहा उष्णकटिबंधीय। क्यों? क्योंकि भाई सूरज 23.5 डिग्री तक उत्तर आ रहा था और उसका प्रकाश वहां तक सीधा पड़ रहा था। दूसरा, 23.5 से 66.5 डिग्री तक अब सूर्य का प्रकाश, क्योंकि जब पृथ्वी अपने अक्ष पे उत्तर में झुकेगी तो सूर्य उधर दक्षिण चला जाएगा, तो उसका प्रकाश और तिरछा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 23.5 डिग्री के बाद वाले अक्षांशों में कभी गर्मी और कभी ठंडी दोनों होगी। इसलिए 23.5 से 66.5 डिग्री को क्या कहा? शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी कि उसमें शीत भी है और उष्ण भी है। और आपको मैंने बताया था कि जब हम 90 डिग्री में से 23.5 डिग्री यानी पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुकने के मान को घटा देते हैं तो बचता है 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री से 66.5 से लेकर के और 90 डिग्री तक के अक्षांश में भयंकर ठंडी पड़ेगी, इसलिए उसका नाम रख दिया शीत कटिबंधीय। अब आप देखिए कैसे भूगोल को जो है ज्योतिष शास्त्र ने एक बड़ा लंबा चौड़ा जो है हाईवे प्रशस्त कर दिया। और मुझे लगता है कि इसका सकारण जो है आपको भी जान के बड़ा अच्छा लगा होगा कि हाँ, ये सारी चीजें हमारे यहाँ ज्योतिष में बताई गई हैं, जो कि हमारे यहाँ बेसिक में समझाया गया, इसको गोल में। तो सिद्धांत स्कंध के अंतर्गत मैंने आपसे चर्चा की कि हम जिन वस्तुओं को पढ़ने वाले हैं, दिक, देश और काल, उसके लिए जो है और भी तमाम अभी आगे हम अध्यायों को पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन हमारे पास लगभग सारे विषयों के ऊपर हमने रखे हैं, जिसमें कि हम अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। और अगली कक्षाओं से आप सभी से एक ये मैं पहले ही कहूंगा कि आप जा करके और ये जो MJY 002 आपकी जो पुस्तक है, इस पुस्तक को जरूर पढ़ेंगे। और इसका जो पहला अध्याय है, यानी सिद्धांत ज्योतिष का परिचय और गोलक ज्ञान, ये 2 चैप्टर आप जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वाले जो है कक्षा में यानी नेक्स्ट काउंसलिंग में हम लोग इस पे एक बार इसका डीप स्टडी करेंगे, क्योंकि यह जानना आपके लिए जरूरी है और यह सामान्य कक्षाओं में आपको समझ में स्वयं से नहीं आएगा। क्योंकि अभी जैसे ही मैंने आपसे चर्चा की जिस खमध्य की, जिस 90 डिग्री के चाप की, तो आप तुरंत आपका दिमाग एक बार में हिलने लगेगा। वो किस बात पे? कि कैसे ये 90 डिग्री का हम चाप काटेंगे, कैसे हम आर्क लेंगे 90 डिग्री का। दूसरा प्रश्न आप जानते होंगे कि जब हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो हमारा अब सामान्य ट्रिग्नोमेट्री से काम नहीं चलेगा। हमें जो जरूरत है वह है स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। और आप जानते हैं कि एक सामान्य त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है मैक्सिमम कितना हो सकता है? 180 डिग्री। लेकिन एक जो है चापीय त्रिभुज जो होता है, एक चापीय त्रिभुज के तीनों कोणों का न्यूनतम मान 180 डिग्री होगा। माने सबसे जो कम मान होगा तीनों कोणों का वह 180 डिग्री होगा। अब ये चीजें थोड़ी सी पेचीदा होंगी, लेकिन आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। इसके लिए कैसे आपका अवगमन होगा, कितनी चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी समझने के लिए, उतने को मैं छांट करके आप सभी को इस पे चर्चा करूंगा। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। तो आज के काउंसलिंग की पूर्ति और MJY 001, जिसको कि आप सभी से मैं कहूंगा एक बार फिर से कि आप उसको जरूर घर में बैठ करके और एक बार पूरा का पूरा पढ़ जाइए, क्योंकि जिस विषय को आप पढ़ने के लिए आए हैं उसका इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। और उसको जानने के बाद से हम MJY 002 को पढ़ने में हमें बहुत आनंद आने वाला है। तो आज मैं यहीं पे इस पाठ को पूर्ण करता हूं और अब जो है आप सभी का समय है। अब आपके पास जो प्रश्न है हम उस पर चर्चा करेंगे। सर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, 2 प्रश्न है सर मेरे। जी। एक प्रश्न पहला ये है कि जो 001 और 002 आपने बताए वो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि ये प्रश्न मेरे विगत 20-25 वर्षों से चल रहा है कि जो आपने पृथ्वी को स्थिर या सूर्य को स्थिर मानने का बताया था, तो इसके आधार पर आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो मूल रूप से हमारे ज्ञान के आधार पर दिया गया है। जी। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे देना कृपा कर। जी, आपको बताऊं सर, जैसे होता क्या था कि जब सामान्य कहीं देखिए कोई ज्ञान अचानक सामने नहीं आता। हम जब बात आइंस्टीन की करते हैं, जैसे आप कभी कभी देखेंगे कि जब कोई थियरी सामने आती है, जैसे हमने कहा कि एक ग्रेविटी की थियरी थी जो है, वो जब सामने आती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब सामने आता है, तो ऐसा नहीं था कि यह अस्तित्व में नहीं था।
या जीवन में पहली बार सेब जो है ऊपर से नीचे गिरा था। तो जो ज्ञान का विकास क्रम है आप देखेंगे वो धीरे धीरे प्रायः पैरेलल हर जगह चला है, और वैसी स्थिति में एक ही वस्तु के नामांतर जरूर मिले हैं। जैसे हमने कहा कि आकर्षण शक्ति की हम जब बात करते हैं तो आचार्य भास्कर ने सबसे पहले आकर्षण शक्ति की बात की थी। उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो आकर्षण की चर्चा जो है आपको महर्षि कणाद ने जो है अपने वैशेषिक दर्शन में किया है। इसी प्रकार जब हम इन थियरीज की बात करते हैं, जैसे बिग बैंग थियरी, तो बिग बैंग जो थियरी है आप देख रहे हैं, एक चर्चा ये सामने आई कि हमारा जो सोलर सिस्टम है अपना, यह सोलर सिस्टम सूर्य से निकला है। तो उस दिन जब मैंने चर्चा आपसे किया था कि जब सूर्य कह देते हैं तो सूर्य कहने मात्र से सूर्य प्रसवे धातु से सूर्य शब्द बनता है, और जिसका अर्थ ही है प्रसवन करना, उसको जन्म देना। हाँ, जरूर ये बात आपको मैं कहूंगा कि जो रिलेटिविटी की थियरी है, जब ये किसी फॉर्मूले में आई उस पर जरूर आइंस्टाइन ने काम किया, लेकिन इसका जो एक सिद्धांत था, जो इसका चिंतन था, वह हमारे वैदिक संहिताओं में, हमारे यहाँ जो ग्रंथ हैं, इसमें पहले से विद्यमान है। धन्यवाद सर। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने इतिहास का बोध होना चाहिए, लेकिन उसके श्रेष्ठता बोध से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये क्रमिक है और हर जगह बाय द टाइम हो रहा था, और हमारे आचार्यों ने भी पृथ्वी गोल है ये गैलीलियो से पहले ही पता लगा ली थी। बिल्कुल जी। सर टीचिंग मटेरियल अभी तक नहीं मिला है रीजनल सेंटर जयपुर से। इसको आप सर एक बार रीजनल सेंटर से पूछेंगे, मुझे लगता है आपको समुचित जानकारी मिलेगी। जी नमस्कार सर, मैं अंजलि बोल रही हूँ। सर मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन सब इंग्लिश मीडियम में हुआ है। बेसिक हिंदी में समझ पा रही हूँ, बट आप जो भी ज्योग्राफिकल और मैथमेटिकल टर्म्स बोल रहे हैं हिंदी में, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो, तो आप कृपया करके साथ में उसके इंग्लिश टर्म भी बोल सकते हैं। जरूर, मैं अगली कक्षाओं में इस पे चर्चा जो है अंग्रेजी में भी करूंगा। और एक चीज, हाँ, एक प्रश्न और आया था जो मैं थोड़ा सा उसको सॉर्ट आउट करना चाहूंगा। किसी ने कहा कि सर पुस्तक की जो भाषा है वह काफी टफ है हिंदी में, मतलब समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। आपसे मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल जब एक लेखक लिख रहा होता है, या ये कई बार समस्या मुझे भी लिखने में आती है कि जब मैं लेखन कर रहा होता हूँ तो दरअसल है क्या कि विषयों को पढ़ते धीरे धीरे आप में क्या होता है कि एक लेखन शैली विकसित होती है, एक शब्दकोश आपके दिमाग में इकट्ठा होता है, और उस शब्दकोश पे आप लिखते हैं या बोलते हैं। तो आपसे मैं एक बात बिल्कुल सहजतया कहूंगा कि आप पहले पुस्तक को 2-3 बार पढ़ें। पहली बार में ही पढ़ के बिल्कुल मत घबराएं कि बिल्कुल कठिन हिंदी है। भाई हिंदी है ये तो बात है, लेकिन उतनी कठिन भी नहीं है। हमें जरूरी है कि थोड़ा सा हमारी भाषा भी समृद्ध हो। पुस्तकों को पढ़ने का मतलब होता है, एक लाभ नहीं होता है। जब भाई अंग्रेजी में कोई लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ने का केवल तात्पर्य नहीं कि मुझे कहानी समझनी है। हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि एक पुस्तक को पढ़ने से तरह के विकास होते हैं। तो इसमें आपको विषय की जानकारी तो होगी ही, लेकिन थोड़ा आपको मेहनत करना होगा, पुस्तक को 2-3 बार पढ़ना होगा। सर भारतीय के लिए एक एक करके आप पूछें। के इतिहास के लिए कोई टेक्स्ट बुक भी बता दीजिए, क्योंकि जो इग्नू वाली बुक है ना वो सिर्फ एक सब्जेक्ट को छू कर बस निकल सी गई है। मैंने आपको कल बताया था कि एक जो है आप ले सकते हैं भारतीय ज्योतिष नेमीचंद शास्त्री जी की है, और एक भारतीय ज्योतिष है आपको शिवनाथ झारखंडी जी की। ये दोनों हिंदी में है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। और इग्नू वाला जो इग्नू की जो पुस्तकें हैं, आप जानती हैं कि इग्नू ने जितना मटेरियल आपको दिया है 1 साल में, मतलब पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए, तो यह इतना ज्यादा पर्याप्त है कि अगर इसका विस्तार कर दिया जाता तो मुझे लगता है कि इन सारे विषयों को मैंने 16 साल में पढ़ा है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो अक्षांश वाला जो थ्योरी था, ध्रुव तारा से व्यक्ति के बीच का जो कोण होता है उसे अक्षांश बताते हैं जी, तो ये सबसे पहले किस आचार्य ने बताया था इसके बारे में? ये सर आपको आर्यभट्ट के समय में भी ये ज्ञात था। 4th सेंचुरी में आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है आर्यभट्टियम, वहां भी इसकी चर्चा है, और इसके पहले भी रहा होगा। क्योंकि आपसे मैं जब कल चर्चा कर रहा था, आपको ध्यान होगा, तो मैंने कहा था कि एक जो ग्रंथ है अपने यहाँ वेदांग ज्योतिष के नाम से, महात्मा लगध की लिखी हुई पुस्तक है। लगध के बीच और आर्यभट्ट के बीच का एक बहुत बड़ा गैप खाली है।
उस गैप में मतलब कह सकते लगभग 800 वर्षों का ऐसा इतिहास है या ऐसी पुस्तकें हैं जो मिलती ही नहीं है, और अचानक 800 वर्षों बाद आचार्य आर्यभट्ट और वाराहमिहिर, जो कि मतलब इन दोनों में बहुत ज्यादा काल का डिफरेंस नहीं है, और आते के साथ ही इन दोनों को इतना भयंकर ज्ञान हो जाता है। जैसे आप आचार्य वाराहमिहिर को देखें तो सिद्धांत, संहिता तथा होरा इन तीनों ही स्कंधों में रचना कर डालते हैं, लेकिन आचार्य वाराहमिहिर ने क्लू वहां छोड़ा है, जिससे पता चलता है कि आचार्य आर्यभट्ट के पहले भी तमाम वस्तु कि वो क्लू क्या कहते हैं कि स्पष्ट तरह सावित्र परिशेषौ दूर विभ्रष्टौ। जो पंच सिद्धांतिका में उन्होंने जिन 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है उसमें वो कहते हैं कि जो सूर्य सिद्धांत है ना वह स्पष्टतर है, लेकिन इसके पहले के जो 4 सिद्धांत हैं अब उनका गणित स्थूल हो चुका है। मतलब जो 4 सिद्धांत पहले स्थापित थे वो एक दिन में तो हुए नहीं होंगे, और कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल थियरी या कोई भी एक एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल जब आचार्य लिखते हैं तो उसके पीछे सैकड़ों वर्ष की मेहनत होती है। वो देखते हैं आकाश में जो है वेद करते हैं, ग्रहों को बार बार देख रहे हैं और तब जाकर के एक फार्मूला बनाते हैं। उसके तो हमारे लिए सूर्य सिद्धांत का कौन सा बुक अच्छा रहेगा स्टार्ट बेसिक रीडिंग के लिए? सूर्य सिद्धांत आपको जो हिंदी टीका, क्योंकि 11 कमेंट्रीज हैं, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अगर आपको अंग्रेजी अच्छी लगती है और साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको बर्जेस की टीका देखनी चाहिए, इंग्लिश में है। और अगर विज्ञान के हैं और हिंदी भाषी हैं और हिंदी समझते हैं तो आपको विज्ञान भाष्य जरूर देखना चाहिए, महावीर प्रसाद श्रीवास्तव जी का। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो सर, मेरा एक प्रश्न था। ये जो आरण्यक और उपनिषद, इनके उद्देश्यों में क्या भिन्नता और समानताएं हैं, यदि इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सके तो बहुत बहुत। देखिए सर, होता क्या है आपको बताऊं कि अपने यहाँ भारत में ना एक जो भी विद्याएं लिखी गई, वो चाहे व्याकरण शास्त्र हो या ज्योतिष शास्त्र हो, आपको ऐसा कभी लग सकता है क्या कि गणित पढ़ करके और जो है आपको मोक्ष मिल जाए? भारत की जितनी विद्याएं हैं उन सबका उद्देश्य एक था, मोक्ष की प्राप्ति, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्या आपको लगता है कि सूर्य सिद्धांत पढ़ के या बीज गणित पढ़ के मोक्ष मिल जाएगा? नहीं, लेकिन अपने बता रहे तो होता कैसे है आपको बता रहे हैं। अब देखिए, यहां जब भास्कराचार्य कृत जब बीज गणित आप पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी थोड़ी भौतिक है, संख्याओं में आपको देखना होगा ईश्वर को और उसके माया के प्रपंच को, तब जाकर के आप, क्योंकि आप देखेंगे आचार्य रामानुजन इतने बड़े मैथमेटिशियन हुए है ना, जिनके मतलब पूरी थियरीज अभी तक जाकर के सॉर्ट आउट नहीं हो पाई हैं, उनका प्रूफ नहीं हो पाया है, और वो भी कहते हैं कि संख्याओं का एक आध्यात्मिक स्वरूप है। इसी प्रकार से आचार्य भास्कर जब अपने ग्रंथ बीज गणितम को लिखते हैं, एल्जेब्रा जब वो लिख रहे हैं, तो एक लाइन लिखते हैं पहले ही, कहते हैं अव्यक्तमीसम गणितम च वंदे। यानी जो है यह अव्यक्त गणित, जो यह बीज गणित है, यह अव्यक्त ब्रह्म रूप है, और मैं इस जो है ब्रह्म रूप गणित की वंदना करता हूं। यानी वो क्रमशः, देखिए जब आप जीवन में है ना, सामाजिक जीवन में है, तो आप पहले गणित को समझ रहे हैं और फिर इस गणित के आध्यात्मिक स्वरूप को समझते हुए मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं, मतलब एक क्रम है। तो जब आप देखेंगे कि जब व्यक्ति ब्रह्मचारी था तो ज्ञान को लेता है, सूचना इकट्ठा कर रहा है, गृहस्थ हुआ तो धीरे धीरे उसको अपने नेचर में ले आ रहा है, जब वह वानप्रस्थ हुआ जो है तो अब वो धीरे धीरे सन्यास की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो उसे वन में बैठा करके आचार्य क्या करते थे कि वो जो जीव और ब्रह्म की, क्योंकि क्या था यहाँ पे कि जब व्यक्ति अरण्य में जाता था तो सपत्नीक जाता है, लेकिन जब सन्यास ले लेता है तो परिवार पूर्णतः उसका समाप्त हो जाता है, मतलब परिवार से विरक्त हो जाता है। तो घर भी छोड़ने की प्रक्रिया अचानक नहीं थी कि बिल्कुल घर द्वार छोड़ करके चला गया। तो यानी मोक्ष से पहले, यानी उपनिषद से पहले की जो स्थिति थी, जहां वो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, लेकिन कर्म जो है सदसद कर्म विवेक सहित कि उचित कर्म क्या है, अनुचित कर्म क्या है, ये आरण्यकों का उपदेश था। लेकिन जब मोक्ष की बात आती है, उपनिषद की बात आती है, तो कहते हैं मोक्ष का अधिकारी कौन होगा जो उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो कहते एक बड़ी अच्छी परिभाषा वहां देते हैं कि जिसको, एक परिभाषा है वेदांत सार की, मैं बताऊं, बड़ा अच्छा वहां कहते हैं कि जिसका जो है न सदकर्मों में रति हो न असद कर्मों में रति हो। क्यों? क्योंकि सदकर्मों में रति हो, लगेगा पुण्य पाप पे ध्यान देने, तो वही जो है फिर स्वर्ग लोक और नरक लोक वाले मामले में फंस जाएगा, और कहे असद कर्मों में रुचि होगी तो फिर संसार की तरफ लौट जाएगा। तो बोलते हैं कि ब्रह्म को वही जान सकता है जिसका सद और असद दोनों ही प्रकार के कर्मों से विरक्ति हो गई हो।
तो उपनिषद का जो मुख्य कार्य था वो था साक्षात ब्रह्म की ओर ले जाना, और इधर जो आरण्यक थे वो जीव और उस जो है ब्रह्म के अंतर को बताते हुए आपको अलग कर रहे थे। बात समझ में आई? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक क्वेश्चन सर ये था, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है सर। मैं हेमंत कुमार बोल रहा हूँ सर जी। हाँ सर, ये मैं कह रहा था सर, आपने जैसे आज ये बताया कि बबूल का जैसे पेड़ है और वहां पर जो उसके मूल पे अगर जो है दीमक जो है उसका बाम्बी अगर पाया जाता है तो वहां पर जो है भूमिगत जो है जल तत्व का जो है मतलब मिलना ये हो जाता है। तो बबूल पेड़ के अलावा जैसे मान लेते हैं और भी कोई पेड़ है जहाँ पर अगर वो दीमक अगर रहे तो वहां तो भूमिगत जल की मतलब व्यवस्था हो? आप बिल्कुल सर एक बार एक काम करेंगे आप, मैंने आपको बताया कि बृहत संहिता का जो दकारगला अध्याय है ना, यस सर, एक बार आप उसको उठा करके देखें, वहां ऐसे 10 वृक्ष की चर्चा आपको मिल जाएगी। अच्छा। मैंने एक उदाहरण में आपको ये बताया था। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने एक लेखक झारखंडी साहब का नाम बताया था, तो पूरा नाम बताएंगे सर? पूरा नाम शिवनाथ झारखंडी जी है वो। जी, बहुत धन्यवाद सर। सर हेलो सर। हाँ बताएं बिल्कुल। हाँ, एक मेरा सवाल है सर ऐसा कि जब कोई भी प्लेनेट है तो अपन गुरु को अगर बृहस्पति को पकड़े तो बृहस्पति पिछले साल यानी जो 22 जुलाई को मीन राशि में गए हैं और उसके बाद 24 नवंबर को वो वक्री हो गए। जी, तो सर ये वक्री और मार्गी जो है तो इसमें जो डिग्री का जो एक मंथली हमने देखा है कि 24 नवंबर 2022 को गुरु अगर वक्री गया मार्गी था वक्री था तो 4 डिग्री 39 सेकंड पे था, और उसके एक महीना बाद यानी 24 दिसंबर 2022 को गुरु 6 डिग्री, यानी ये जो 2 डिग्री का जो फर्क है, तो ऐसा ये फर्क जो मार्गी और उसमें जो वक्री रहता तो उसमें ज्यादा डिग्री का फर्क गिरता है क्या? वो 30 डिग्री का जो ये रहता है वो 30 डिग्री का ये बराबर करता है, ऐसा कुछ है क्या उसमें? देखिए गति के बारे में मेरे को होना, मैं अभी गति की चर्चा हमारे MJY 002 में आएगी, फिर भी मैं एक छोटा सा यहाँ पे आपको दिग्दर्शन कर रहा हूँ। कोई ग्रह वक्री क्यों दिखाई देता है ना, या 2 प्रश्न यहाँ आपको आएंगे और दोनों को मैं यहीं सॉर्ट आउट करके और फिर आगे बढ़ता हूँ। कोई ग्रह वक्री क्यों दिखाई देता है, तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी कि जब दूरस्थितः स्वशीघ्रोचा, जब ग्रह अपने शीघ्रोच से दूरतम स्थान पे होगा, यानी जब ग्रह एकदम दूर होगा, आप छोटा सा एक पंखा का उदाहरण लीजिए, किसी पंखे को आप सामने चला दीजिए, जैसे ही आप दूर ले जाएंगे एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक निश्चित दूरी पे जाने के बाद उस पंखे की पंखियां आपको उल्टी चलती हुई दिखाई देंगी। हाँ सर। वास्तविकता में कोई ग्रह वक्री होता नहीं है, है ना, वो प्रतीत है। तो वह क्या होता है, ग्रह जो है एक निश्चित केंद्रांश पे जाने के बाद से वो आपको उल्टा चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह पुनः जब वापस आएगा यानी उस दृष्टि क्षेत्र में आएगा जहां से वह सीधा चलना दिखाई देता है, वहां से वह मार्गी हो जाएगा। बात समझ में आई ना? हाँ तो इस मार्ग केंद्रांश और शीघ्र केंद्रांश के जो कारण की चर्चा है, क्योंकि अभी जब तक आपको मंदफल और शीघ्रफल नहीं समझ में आएगा तब तक ये बात नहीं समझ में आएगी, इसलिए मैं MJY 002 के प्रसंग में मैं इसको लूंगा। ठीक है सर। सर मैं निवेदन कर रहा था। बताएं जी, बताएं।